तो यार मुझे अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि भैया मुझे भी आपके साथ राइड पे जाना है। और मैं सोचता हूँ कि यार काश मैं इन्हें अपने साथ लेके जा पाता। और क्यों मैं हमेशा अकेले ही राइड करना प्रेफर करता हूँ, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने उत्तराखंड के बॉर्डर टाउन बनबासा से नेपाल के महेंद्र नगर में एंट्री ले ली और अब यहाँ से मुझे आगे जाना था रारा लेक, जो इस मिशन का नाम भी है। महेंद्र नगर घुसते घुसते मुझे दोपहर के 2 बज गए और फिर नेपाल के सुदूर पश्चिम इलाके के इन गाँव में राइड करते हुए शाम ढलने लग जाती है और मुझे वार्निंग दी गई कि आज आप इधर ही कहीं पे रूम लेके रुक जाइए। पर अब कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी या फिर आप बोलो कि कुछ ऐसे सिचुएशन बन गए कि मैं इस गांव में रुक नहीं पाया। इधर कमरा मिल जाएगा क्या रहने के लिए? नहीं है। और इसका नतीजा ये होता है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल मार्को के साथ एक नेशनल पार्क के अंदर घुस जाता हूँ और भाई साहब करीब 2 घंटे इन जंगल के ऑफ रोड्स में गाड़ी जैसे तैसे भगाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ भेरी नदी के किनारे पर स्थित एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कोयनी गांव का ये कस्बा है जिसे डुंगी बाजार बोलते हैं। और मैंने पाया कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे इधर ही कहीं पे कमरा देख के रुक जाना पड़ेगा क्योंकि आगे मुझे नहीं पता कि कितना घनघोर जंगल है और अभी शाम भी ढल चुकी थी। इसके चक्कर में मैं इधर ही एक लकड़ी के घर में इनसे जाके पूछता हूँ कि भाई रूम मिलेगा क्या, और ये लोग जो है मुझे कमरा देते हैं। अब सुनो क्या होता है, ये कोई ढंग का होटल नहीं है, यहाँ के ट्राइबल्स का लकड़ी से बना हुआ घर जिसके अंदर मुझे कुछ ऐसा कमरा मिलता है। इस कमरे के अंदर एक खिड़की थी जिसके आगे पतला सा एक पर्दा लगा हुआ था, उसमें कोई कपाट नहीं है। बाहर से मस्त हवा आ रही है जा रही है और हो सकता था कि भाई कुछ और भी अंदर आ जाए। अब आप एक बात सोचो, मैं अपने साथ किसी को लेकर आऊं राइड पे और उसको ऐसी जगह पे रुकना पड़ जाए, तो जरूरी नहीं कि भाई सबका मेंटल स्टेट वैसा हो कि भाई वो लोग सरवाइव कर पाएं और फिर अपने मन को शांत करके रेस्ट ले पाएं और ये माइंड मेकअप कर पाएं कि भाई कल मुझे उठ के फिर से राइड करना है 300-400 किलोमीटर। बहुत लोगों को यहाँ नींद ही नहीं आएगी यार। भाई लाइट वाइट चली गई है, हम ऐसे एकदम खूब अंधेरे में बैठे हुए। रोज लाइट जाती है इधर? हाँ रोज जाती है। और बस यही कारण है कि मैं अकेले राइड करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे। खैर अभी से आगे की जर्नी में ऐसी कई तरीके की मुश्किलें आने वाली हैं जिसका सामना मुझे खुद अकेले ही करना है। फिलहाल अभी मिशन रारा लेक के अगले पड़ाव को थोड़ा समझते हैं। ये है नेपाल का मैप और मैं फिलहाल हूँ चिसापानी से कोई 15 किलोमीटर आगे एक जंगल के अंदर। यहाँ से मुझे ऊपर जुमला की तरफ जाना है और जुमला से और ऊपर जाके रारा लेक पड़ता है। इस रारा लेक की दूरी अभी भी करीब 370 किलोमीटर है यहाँ से। अब देखो, मुझे तो इस लकड़ी के घर के अंदर बने उस कमरे में बड़ी अच्छी नींद आई और आज सुबह उठ के मैंने देखा कि मार्को का चेन बड़ा गंदा हो रखा है क्योंकि कल के ऑफ रोड में इसने बहुत अच्छे से धूल फांकी थी। तो मैं यहाँ पर ब्रश वगैरह करने के बाद मार्को की चेन क्लीनिंग और ल्यूब करने लगता हूँ और तभी मुझे यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि आज ना आप राखम चले जाइए। वो रारा लेक पहुंचने से पहले एक मेजर हॉल्ट पॉइंट है जहां पर मार्केट अवेलेबल है और वहीं आपको ढंग से पेट्रोल वगैरह और बाकी ज़रूरत के सामान भी मिल जाएंगे। यार यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। भैया बोल रहे हैं कि उत्तराखंड को ये लोग क्या बोलते हो? काला पहाड़। क्यों काला पहाड़ क्यों बोलते हो? काला पहाड़ तो ये ऐसा करके बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। मैं अभी खड़ा हूँ डुंगी बाजार में। ये है कोयनी विलेज। अब मेरे लिए तो ये पूरा एरिया एकदम नया था भाई और मैं ब्लाइंडली गूगल मैप पर भरोसा भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इनकी बात मान ली। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद। जय नेपाल। ऑलराइट गाइस, राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभु भोलेनाथ, त्रिपुरारी प्राणनाथ। नेपाल का ये सुंदर सा कोयनी गाँव। ओह, ये इधर का एक हॉस्पिटल है छोटा सा, किसी को ज़रूरत पड़ी तो इधर जाएगा। बाकी ये साल के पेड़ जो आप देख रहे हैं, इन्हीं पेड़ की लकड़ियों से यहाँ पर ये लोग अपना घर बनाते हैं। बहुत सुंदर है भाई। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस प्लेस। ये यहाँ का ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब देखो, मेरे ट्रैवल करने का स्टाइल कुछ ऐसा है कि अगर मुझे दिल्ली से जाना है मुंबई तो मैं सीधा मुंबई का मैप लगाता हूँ। मैं कभी भी पहले से होटल बुक नहीं करता और ना ही मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज यहाँ पहुँचना ही है। मैं सफ़र को एंजॉय करते हुए आराम से जाता हूँ और जब शाम ढलती है तो आसपास कोई होटल देख के रुक जाता हूँ। रारा लेक के केस में भी मैं यही काम कर रहा था, मैंने सिर्फ मैप डाल रखा था उसका। ये देख रहे हो, टिपिकल नेपाली ट्राइबल हाउस, क्या अद्भुत लग रहा है।
अब यहाँ भाइयों ने बोला कि राखम में जाके रुक ठीक जाइए, है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है नेपाल का और मुझे प्रॉपर फ्यूल और मार्केट ये सब का एक्सेस चाहिए, तो मैं राखम का मैप लगा के इन रास्तों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। अब ये नेपाल का एक इतना रिमोट एरिया है कि भाई यहाँ नेपाल से ही लोग नहीं आते घूमने के लिए, इंडियन टूरिस्ट का तो छोड़ दो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुछ ऐसा ऑफबीट एडवेंचर ट्राई करना चाहते हो अपने मोटरसाइकिल पे, तो दिस इज़ द प्लेस। कल शाम से ही मुझे कोई भी मेजर ऐसे टाउन या सिटी नहीं मिला। ऐसे छोटे छोटे गांव मिलते गए और उन गांवों को पार करते 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 मैं कोई नहीं पहुंचा था। अभी भी सिलसिला टूटा नहीं है। पर एक बात मैं सच बोलूं तो हिमालयन में इन्वेस्ट करना मेरा बेस्ट डिसीजन था। मैं इन सारे ऑफ रोड्स को इतने आराम से पार करती है ना, और जब आप इसके फुटपैक्स पे खड़े होकर सैडल पोजीशन लेते हो तो भाई वो जो थ्रिल है ना, वैसे मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, और कोई भी नॉन राइडर उस थ्रिल को समझ नहीं पाएगा। इतना मजा आ रहा था इन ऑफ रोड्स पे कि बस मैं 90% ऑफ द टाइम्स अपने फुटपैक्स पे खड़ा ही रहा। अब थोड़ी देर के बाद एक ब्रिज आता है जिसका नाम है भेरी नदी पुल। भैरी नदी पुल पर आपका स्वागत है दोस्तों। भाई क्या मजा आ रहा, आनंद आ गया एकदम। नेपाल, यू आर इनक्रेडिबल। और इस पुल को पार करने के बाद मैं चाय के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी और मेरा थोड़ा सर भारी हो रहा था। अब जो ये दुकान है इसके सामने मछलियाँ टंगी हुई थी, और इन मछलियों को बोलते हैं करनाली फिश, जो कि पीछे बह रही करनाली नदी में मिलती है। और भाई जब मेरे पास चाय आया ना, मेरा एकदम पूरा मूड खराब हो गया। चाय में एक अजीब तरीके का नमकीन टेस्ट था और वो मेरे गले से नीचे उतर नहीं रहा है। दूध है ना? दूध किस चीज़ का है? भैंस का भैंस का है। तो मोटा नमकीन टाइप लग रहा है, नमक जैसा। जैसे तैसे एक आध घोट पीने के बाद मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। मैंने सोचा कि यार कोई अच्छा ढंग का ढाबा मिलेगा तो वहाँ पे रुक के बढ़िया चाय पियेंगे। नमस्ते। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये क्या है? ये क्या चीज़ है ये? घास। किस लिए ले जा रहे हो? किस लिए ले जा रहे हो? गाय चारा? बाखरा मतलब? है? खौसी। अच्छा, बकरा खिलाने के लिए, बकरा को खिलाने के लिए। ओके। भाषा बोलना जानते ना? अब देखो, मुझे लगातार एक डर सता रहा था कि यार कहीं इधर पेट्रोल वगैरह नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि मुझे अभी तक जो मैंने लास्ट कल पेट्रोल डलवाया था उसके बाद से एक भी पंप दिखाई नहीं दिया, और वो मैंने पेट्रोल डलवाया था करीब 150 किलोमीटर पहले। अब मैं पेट्रोल के लिए लगातार इधर उधर ताका-झाकी कर रहा था, पर इन जंगल, पहाड़ी रास्ते और गाँव के लोगों के अलावा भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। I was experiencing the remoteness of far west नेपाल, और मैं हमेशा जैसा चाहता था कि भाई मुझे ऐसे रिमोट एरियाज में राइड करना है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, टूरिस्ट ना आते हो, और एकदम मैं नेचर के करीब राइड करूँ, पहाड़ हो चारों तरफ, लकड़ी के घर हो, और नेचर अपने एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में हो। मेरी वो इच्छा इधर पूरी हो रही थी। राइड के आनंद लेते हुए मैं फाइनली पहुंच जाता हूं बबिया चौड़ मार्केट, पर यहाँ भी पेट्रोल का कोई अता पता नहीं। एक छोटा सा टाउन मार्केट नेपाल का क्रॉस करते हुए हमारे साथ साथ ये भेड़ बकरियां भी क्रॉस कर रही हैं। मैंने गूगल मैप लगा रखा था राखम का, और दिखा रहा था रास्ता कि आपको यहाँ से और आगे बढ़ना है। बबिया चौड़ से भी आगे बढ़ा तो भाई रास्ता और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। ऑफ रोड्स अपना प्रचंड रूप लेते जा रही थी। पर भाई सब मुझे इतना पता चल गया था कि हिमालयन तो ऐसे रास्तों को बहुत पसंद करती है यार। ये बस बोलती है कि लाओ भाई ऐसे रास्ते और लाओ और लाओ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। गौ माता साइड हो जाइए प्लीज। आप भी भाई हिमालयन का असली यूज़ ना नेपाल में ही है। मैं बता रहा हूँ भाई, इतना आनंद आएगा ना आपको ये ट्रेल्स करने में। आप बोलोगे भाई ये कहाँ ला दिया, ये क्या ला दिया भाई। देखो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है एक एडीवी लेके ऐसे ट्रेल्स में निकलना।
पर जो आपका मसल मेमोरी होता है, अगर आपने बहुत लंबे समय से राइड की है तो वो सब चीज़ें काम आती है इसमें। यहाँ से कहाँ जाना है? सीधा ही जाना है। ओके, ये रास्ता जो यही रास्ता जाएगा भाई। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, कौन सा रास्ता जाएगा। भाई मुझे पता चल रहा है क्यों नेपाल को लेके इतना क्रेज़ है भाई राइडिंग कम्युनिटी में। ये है ही जगह ऐसी भाई, मन मोह लेगी आपका। पर थोड़ी देर के बाद ही मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे अलावा कोई और टूरिस्ट ही नहीं है इधर, मैं ही अकेले जा रहा हूँ क्या रारा लेक। अब इसी बीच थोड़े और जंगली रास्तों को क्रॉस करने के बाद जब मुझे भूख लगी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल एक भुट्टे की शॉप पे रोक देता हूँ। एक शॉप क्या बोलोगे, जंगल के बीच में रोड के साइड पे ऐसे सेटअप बना के उस पे भुट्टा सेक रही थी दीदी। इसको क्या बोलते हो आप लोग? मकई। यो जङ्गलको नाम जलुकेनी। जलुकेनी।
गाइज मैं अभी नेपाल के एक जंगल में भुट्टा खा रहा हूँ। इस जंगल का नाम है, क्या नाम है? जालोकी। क्या नाम है? यार सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया था मैंने, तो सोचा कि यहाँ रुक के थोड़ा खाया जाए। अब यहाँ दादा ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। मैंने सारी बात बताई और ये बोलते हैं कि आप तो गलत जा रहे हैं, ये राखम का रास्ता नहीं है जहाँ आपको जाना है। यहाँ मुझे पता चला कि जैसे नेपाल में 2 राखम है, एक तो राखम करनाली, एक राखम जिसका मैंने मैप लगा रखा था। तो मैंने गलत वाले राखम का मैप लगा रखा था और अच्छा हुआ मैं यहाँ पे रुक गया। अभी मैं 12 किलोमीटर फालतू आ चुका हूँ, मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा 12 किलोमीटर और राखम के लिए दूसरा टर्न लेना पड़ेगा। थैंक यू दादा, थैंक यू, धन्यवाद। दादा नहीं रहता तो ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाता मैं। ये आगे काठमांडू चला जाएगा, काठमांडू। अब यहाँ भुट्टा खाने के बाद मैंने दादा को थैंक यू बोला और मोटरसाइकिल घुमा दी मैंने राखम करनाली की तरफ। अभी वापस लौटते समय बबिया चौड़ के मार्केट में रुक के मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदे, क्योंकि दादा ने मुझे बताया था कि आगे का रास्ता बहुत वीरान है, कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिएगा अपने पास। उत्तराखंड बस हो गया। च्युइंगम डाला हुआ अभी आपने पूछ लिया बहुत है। कहाँ तक जा रहे हो? ना तो अभी 1 महीना घूमूंगा नेपाल में। नेपाल में 1 महीना? अभी किधर रारा? अभी रारा जा रहा हूँ। अब देखो लगातार ऑफ रोड करने से बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी थी मेरी और सुबह से मैंने कुछ ढंग का खाया भी नहीं था। उस टाइम के बाद जब कपाल टोली कस्बे को मैं क्रॉस कर रहा था तब मेरी नज़र पड़ती है एक ढाबे पे। अब इस नेपाल राइड पर अपने फिटनेस और डाइट का थोड़ा ख्याल रखते हुए मैं अपने साथ ना छोटे छोटे ओट्स और प्रोटीन के पैकेट कैरी कर रहा हूँ। तो अपने बैग से एक ओट्स का पैकेट निकाला और दीदी को बोला कि दीदी क्या आप इसे मेरे लिए उबाल देंगी? ये बना देंगे आप? बस थोड़ा गर्म पानी डाल के कर देना, जो पैसा होगा मैं दे दूंगा उसका। हाँ ओट्स है, ओट्स। और दीदी बड़े प्रेम से राजी हो जाती है। धन्यवाद। चीयर्स टू ओट्स। यहाँ बढ़िया ओट्स खाने के बाद मैंने एक रेडबुल खरीदा और फिर अपने एक सब्सक्राइबर के साथ फोटो क्लिक करवाने के बाद मैं राखम की ओर दोबारा बढ़ने लगता हूँ। नेपाल की सड़क पर मैं हूँ अभी और सामने 2 नेपाली भाई थे। वो मेरे पास आए बाइक लेकर, बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो सर? मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ रारा ताल। बोलते हैं कि आपके बाकी के दोस्त कहाँ हैं? मैंने बोला भाई बाकी के दोस्त तो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अब देखो दिमाग में यहाँ पर यही बना के रखा है लोगों ने कि भाई ऐसी जगह जा रहा है तो ग्रुप लेके जाएगा, पर अपना सिस्टम अलग है भाई। अकेले ही झेलेंगे कुछ, जो भी झेलेंगे। ग्रुप में बहुत लिमिटेशन हो जाती है यार, बाउंडेशन हो जाता है साला। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं पर सबका अलग अलग टाइप होता है। मेरा टाइप सोलो है, आपका टाइप क्या है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लेट्स डू दिस गाइस, वेलकम टू नेपाल ऑफ रोड। अब मैंने आपको पीछे वीडियो में बोला था ना कि अगर आपने एक बार इस ऑफ रोडिंग का मजा चख लिया तो भाई देयर इज नो गोइंग बैक। पर बहुत बार जो ये ऑफ रोडिंग का कीड़ा है ना, ये काट भी लेता है आपको। सुनना ध्यान से क्या होता है मेरे साथ। अभी मेरी बाईं ओर घाटी के नीचे बह रही है करनाली नदी और मुझे लगातार ये डर सता रहा था कि भाई पता नहीं पेट्रोल कहाँ मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। अब ये सब सोचते सोचते मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे सामने ना एकदम धूल भरा स्ट्रेच आ जाता है। अब देखो कल ही शाम से मैंने हिमालयन पर सैडलिंग करनी स्टार्ट की है, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। अब ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर तो मैं आराम से सैडलिंग कर पा रहा था, पर जहां भी ऐसे धूल भरे रास्ते या फिर कीचड़ आता ना तो मेरे हिमालयन की रफ्तार कम हो जाती और मैं चुपचाप सीट पे बैठ के धीरे धीरे उस रास्ते को पार करता। मेरे दिमाग में बस ये था कि भाई कैसे भी करके मुझे इस फियर को भी ओवरकम करना है। और जब दोबारा से आज मेरे सामने वो धूल भरा रास्ता आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको सैडल करके ही पार करूंगा और यहीं पर मुझसे गलती हो जाती है। हाथ हैंडल पर नरम, सैडलिंग पोजीशन एंड लेट योर मोटरसाइकिल रोल, लेट इट रोल। Oh, that was something. अगर मैं अभी इधर पीछे ब्रेक मारता तो गिरता।
ओ भाई, भाई साहब ये बहुत क्लोज कॉल था और मैं ऑलमोस्ट अपनी मोटरसाइकिल से कंट्रोल खो चुका था। जो एकदम डेंस धूल होता है ना और जो स्लस होता है उस पर थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ बस यही बोलूँगा कि महादेव ने मुझे बचा लिया आगे गिरने से, पर फिर भी मैं अपनी आदत से बाज नहीं आया भाई। मैं आगे भी लगातार सैडलिंग करते हुए इन रास्तों को पार कर रहा था। मेरे दिमाग में बस ये था कि अगर मैं इस टाइम पर इस डर से डर गया ना तो फिर ये मुझे हमेशा हॉन्ट करेगी। भाई अगर हिमालयन को प्रॉपरली यूज़ करना है तो इसके ऊपर घोड़े ऐसे चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ भाई ऊपर इसके सैडल पोजीशन में, और तब इन ऑफ रोड्स को पार करो एकदम राजा जैसे। अगर तुम रानी बन के इसके गोद में बैठ जाओगे फिर तो बेटा ये तुमको गिरा देगी। ट्रीट इट एज अ हॉर्स और ये आपको समंदर पार करा देगा भाई। वाह बेटे वाह। अब कुछ टाइम और राइड करने के बाद फाइनली राखम से कोई 6 किलोमीटर पहले मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। ये तेल कर्नाली ऑयल स्टोर एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर्स। और यार ये पेट्रोल पंप था एकदम ओल्ड स्कूल भाई। मीटर भी इसका मैनुअल था जिसको हाथ से भैया सेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, लास्ट में कम कर लेना आप। मारेगा ड्रम। ये 107 क्या दिखा रहा है? ये 107 क्या है? 107 नहीं, वो 10 लीटर है। अच्छा अच्छा, 10.7 है। अच्छा अच्छा। अब देखो यहाँ अपनी मार्को की टंकी फुल करवाने के बाद मैंने यूपीआई से पेमेंट कर दिया। अब देखो नेपाल में यूपीआई पेमेंट करने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपको अपने फोन पे या गूगल पे पे जाके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना पड़ेगा, और फिर जब आपको नेपाल के अंदर फोन पे का स्कैनर दिखेगा, PHONEPE वाला नहीं, यहाँ पे चलता है FONEPE। इस फोन पे जब आप अपने यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो बहुत इजीली पेमेंट हो जाता है। इसके अलावा नेपाल के अंदर और किसी भी QR कोड पे अपने इंडिया का गूगल पे या फोन पे काम नहीं करेगा। अब फाइनली मार्को की टंकी फुल करवा के मैं पहुंच गया रखम करनाली, और ये आता है नेपाल के दाइलेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखो मैं पिछले 3 दिन से लगातार राइड कर रहा हूँ और यहाँ से आगे का रास्ता इस मिशन रारा लेक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब रखम में ही 2 दिन आराम किया जाए। यहाँ जो भी मेरा मार्केट में काम होगा या फिर कपड़े वपड़े धुलने का या डेटा वेटा ट्रांसफर करने का, वो सब काम निपटा के एकदम फ्री माइंड से रारा के लिए निकलूंगा। यहाँ मुझे हिमांशु होटल में 6000 नेपाली रुपए देकर 2 नाइट के लिए कमरा मिलता है। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम राखम करनाली। और अब राखम करनाली से रारा की आगे की जर्नी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।